हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चले पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलते हैं, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे इंग्लिश में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे सीएजी भी कहते हैं, कैग। भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक या फिर कैग भी कहा जाता है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का यह मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। जो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है, इसका नियंत्रण राज्य में और केंद्र में दोनों जगहों पर होता है। इससे संबंधित हम अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद, उससे संबंधित विषय वस्तु। अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। 149 में कहा गया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। महालेखा परीक्षक की कर्तव्य और शक्तियों के बारे में बताया गया, जिसके बारे में हम आगे विस्तृत चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो जब पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी तो उससे संबंधित हम क्वेश्चंस भी करेंगे जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, और उनके बारे में भी हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और उन क्वेश्चंस को करिए। वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे आपके सभी क्वेश्चंस सही हों। अनुच्छेद 150 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लेखा के प्रारूप। संघ के और राज्यों के लेखा के क्या प्रारूप होंगे, कैसे होगा, यही डिसाइड करते हैं जो भारत के महालेखा परीक्षक होते हैं। अनुच्छेद 151 में संपरीक्षा अंकेक्षण प्रतिवेदन। अंकेक्षण अगर हम इंग्लिश में बात करें तो ऑडिटिंग, केंद्र का और राज्य का दोनों की ऑडिटिंग, कितना लेखा जोखा हो रहा है, कितना प्रदान हो रहा है और कितना व्यय हो रहा है, इन सब का जो ऑडिटिंग होती है ये इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलते अपने आगे इनके विस्तृत जानकारी लेते हैं इनसे संबंधित। सबसे पहले हम देखें नियुक्तियों एवं कार्यकाल। इनकी नियुक्ति कैसे होती है, किसके द्वारा होती है, ठीक है, और कार्यकाल इनका क्या है। तो नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति के द्वारा ही इनकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नियुक्ति के लिए इनके वारंट जारी होता है। वारंट के बारे में आपको बता दूं, केवल 3 लोगों के लिए वारंट जारी होता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के लिए जब उनकी नियुक्ति होती है तो वारंट जारी होता है। दूसरे नंबर पे राज्यों के राज्यपाल के लिए वारंट जारी होता है, जिसे हिंदी में अधिपत्र भी कहते हैं। और तीसरा, कैग के लिए, कंप्ट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया, इनके लिए जो है अधिपत्र जारी होता है। तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल कहा जाए तो 6 वर्षों के लिए, नहीं तो 65 साल की उम्र तक, जो पहले कंप्लीट हो जाए। 6 वर्षों के लिए या फिर 65 साल की उम्र तक। मान लीजिए कि किसी की नियुक्ति 54 ईयर्स में हुई है, उनकी एज उस समय 54 ईयर्स थी, तो 6 साल का कार्यकाल खत्म करने के बाद 60 ईयर्स में रिटायर हो जाएंगे। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर उनकी मान लीजिए नियुक्ति 63 ईयर्स में हुई है तो 2 साल के कार्यकाल के बाद जब उनके 65 ईयर हो जाएगा तो इसे कंप्लीट करने के बाद ये 2 साल बाद ही रिटायर हो जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक, 6 साल तक रह सकते हैं। अगर उनकी एज 65 साल नहीं हुई है तो, अगर 65 साल वो पहले ही कर लिए तो फिर 6 साल कोई मायने नहीं रखता। ठीक है, अब इनकी अगर हम बात करें कि कार्यकाल तो इनका हो गया है, ये पद छोड़ेंगे कैसे। जैसे राष्ट्रपति के नाम से अपना संबोधन त्यागपत्र दे सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें हटाया नहीं जा सकता। उसी तरीके से हटाया जाएगा जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को
क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसे ही संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत का मतलब होता है उपस्थित सदस्य गणों के 2/3 भाग का। अगर 3 लोग उपस्थित हो जिसमें से 2 लोग इनके हटाने के पक्ष में यदि वोट करते हैं तब इन्हें हटाया जा सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं, हम ये कह सकते हैं कि संसद के द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है, लेकिन महान्यायवादी की तरह नहीं कि जब तक राष्ट्रपति चाहे, या फिर राज्यपाल की तरह नहीं कि जब तक राष्ट्रपति चाहेंगे तब तक ये प्रसाद पर्यंत रहेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रसाद पर्यंत नहीं होते हैं, ये संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा इन्हें हटाया जा सकता है। और दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव कर इन्हें भी हटाया जा सकता है। संसद तभी करेगी जब इनका दुर्व्यवहार देखेगी या फिर अयोग्यता पर प्रस्ताव रखेगी। अब ये तो बातें हुई इनके हटाने की, लेकिन क्या इन्हें अभी तक हटाया गया है ये भी देख लें। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पे ही इनकी नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद उसी की बनती है जिसका बहुमत रहता है। अब उन्हीं की लेखा, इनकी नियुक्ति जो होती है वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लेखा की जांच करने के लिए होती है। अगर इन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह के द्वारा ही नियुक्त किया गया है, जहां पे केंद्र सरकार है उन्हीं के सहयोगी रहे होंगे या फिर आईएएस पोस्ट की होते हैं, इनकी जो नियुक्ति होती है आईएएस पोस्ट की होती है, इनकी योग्यता के बारे में ये कहा जा सकता है कि लेखा के बारे में अच्छी जानकारी हो सिर्फ। तो अगर इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा हो रही है तो केंद्र सरकार कभी हटाना नहीं चाहेगी इन्हें। अब अयोग्यता प्रस्ताव पारित हो जाए किसी प्रकार से कोई, तो उस समय हटाया जा सकता है, लेकिन अधिकतर यही होता है कि हटाया नहीं जाता है। ठीक है, इस पर लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था होनी चाहिए, और हमें लगता है कि सही भी होता है कि अगर कॉलेजियम व्यवस्था में विपक्ष के पार्टी का भी सदस्य हो, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हो सकते हैं और लोग भी हो सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो सकते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि केवल केंद्र सरकार के सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इन्हें नियुक्त कर दिया जाता है और केंद्र सरकार की ही ऑडिटिंग करते हैं, तो कितना अच्छा है। ठीक है, चलते हैं हम अपनी इनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता पे बात करें अगर इनकी, तो यह अपना पद छोड़ने के बाद अन्य पद चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का ग्रहण नहीं कर सकते। जब इन्हें हटा दिया जाए या फिर त्यागपत्र दे दें या फिर इनकी रिटायरमेंट हो जाए, चाहे 6 साल बाद चाहे 65 वर्ष की उम्र में, तो ये किसी भी पद को धारण नहीं कर सकते, चाहे वह क्यों ना भारत सरकार की तरफ से दिया जा रहा हो चाहे राज्य सरकार की तरफ से। वर्तमान के जो हमारे सीएजी हैं, जिन्हें कैग कहा जा सकता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, राजीव महर्षि जी हैं, जो 25 सितंबर 2017 से अभी तक हैं। ठीक है, अगर ये रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के किसी भी पद पर आसीन नहीं रह सकते। दूसरा पॉइंट है इनका वेतन अन्य सेवा शर्तें संसद द्वारा निर्धारित होती है। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। अभी हमने आपको बताया है कि इनके जो हटाने की प्रक्रिया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के प्रक्रिया के बराबर होती है, तो वही आपको याद रखना है कि इनका वेतन भी उन्हीं के बराबर होता है। और इनका जो वेतन है अनुसूची 2 में वर्णित किया गया है और अनुसूची 3 में ही वर्णित है जी इनकी शपथ के बारे में। जब हमने अनुसूची का वीडियो डाला था जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप उसे देख सकते हैं। उसमें हमने बताया था कि किन लोगों का वेतन अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है और किन लोगों का शपथ अनुसूची 3 के अंतर्गत आता है। जैसे अनुसूची 3 के अंतर्गत जिन लोगों का शपथ आता है, जैसे संघ के मंत्री हुए, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी हुए, संसद के सदस्य हुए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी शपथ होता है। किसी राज्य के मंत्री का होता है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी का होता है, राज्य विधानमंडल के सदस्य तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। इस प्रकार से इसमें कहा जा सकता है कि 8 प्रारूप दिए गए हैं तीसरी अनुसूची में जिस पर शपथ समारोह किया जा सकता है। तो ये भी कह सकते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुसूची 3 के अंतर्गत अपना शपथ लेता है और अनुसूची 2 के अंतर्गत उनकी सैलरी होती है, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर उनकी सैलरी होती है। चलते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय
जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को उनके संबंध में संदेह सभी वेतन एवं भत्ते और पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि से ही इन सभी लोगों को वेतन एवं भत्ते या फिर पेंशन जो भी दिया जाता है सभी भारत की संचित निधि से ही जारी किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, कोई भी मंत्री, नोट करके दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से आप लोग देखें। कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। जैसे किसी संसद के किसी भी सदन में महालेखा परीक्षक का कोई प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता कि जैसे महालेखा परीक्षक के द्वारा कोई ऑडिटिंग हुई है तो उस पर कोई मंत्री इनकी तरफ से बोल भी नहीं सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। जो भी कार्य इन्होंने किया है उसकी जिम्मेदारी कोई मंत्री नहीं कर सकता कि नहीं ये सही हैं या फिर ये गलत हैं। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप या फिर प्रत्यावेदन नहीं दिया जा सकता है। ठीक, अगले पॉइंट पे चलते हैं, इनकी कर्तव्य और शक्तियाँ देखते हैं। कर्तव्य और शक्तियाँ इनकी संविधान अनुच्छेद 151 संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करे। संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंद्र, राज्य, हमने आपको पहले ही बताया कि केंद्र और राज्य दोनों के महालेखा परीक्षक होते हैं। ऑडिटिंग करने की इनके पास जो पावर होती है। ठीक है, किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यवस्थापित करता है। महालेखा परीक्षक किसी भी मामले से जुड़ा हुआ लेखा हो उनको व्यवस्थापित करेगा। और इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। हम ये कह सकते हैं कि वर्तमान में जो हमारे CAG हैं वो महालेखा परीक्षक कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के द्वारा ही जो नियुक्ति इनकी हुई है, इसी अधिनियम के द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इस अधिनियम को जो 1971 अधिनियम है, इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि लेखा को लेखा परीक्षा से अलग करने के लिए किस समय या फिर किस सन में जो संविधान संशोधन या फिर संशोधन किया गया था। तो आंसर बनता है 1976। इनकी जो कार्य शक्तियाँ हैं, इनके कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछें इसलिए हमने शामिल किया है। जैसे पॉइंट 1, वह भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहां विधानसभा हो से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। वह भारत की संचित निधि, भारत के द्वारा जो भारत की जो संसद की संचित निधि है जिसमें केंद्र सरकार का पूरा धन आता है, और प्रत्येक राज्य की संचित निधि, सभी राज्यों की संचित निधि, और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो, जैसे दिल्ली हुआ, पौंडुचेरी हुआ, यहाँ पे विधानसभाएं हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन जगहों के भी राज्यों की संचित निधि से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा इन्हीं के द्वारा की जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार की हो चाहे राज्यों की हो। वह राज्य जहाँ पे विधानसभा हो, विधानसभा का मतलब है जहाँ पे मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती हो। पॉइंट 2 है, वह राज्य का संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है। अगर हम बात करें कि भारत की संचित निधि पे हमने बात की, भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि, आकस्मिकता निधि का मतलब ये होता है कि जब मान लीजिए बजट से पूर्व ही पैसे खत्म हो जाए सरकार के और सरकार को कोई कार्य करना है, ऐसा तो है नहीं कि पूरे साल वो पैसे चल पा रहे हैं। अगर नहीं चल पा रहे हैं तो जो आकस्मिकता निधि, एक झटके में किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ जाए और उसके लिए पैसे चाहिए सरकार को, तो आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय जो है ये लेखा परीक्षा करता है CAG। अगले पॉइंट पे चलते हैं।
अगला पॉइंट है, वह केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा ट्रेडिंग, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा, ट्रेडिंग मतलब होता है अगर मान लीजिए कि वह एक्जिम का काम करता हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अगर वो किया जाता है इनके द्वारा, या फिर विनिर्माण विभाग जैसे PWD वर्क्स होते हैं, कोई भी बिल्डिंग बन रही है, कोई भी रोड बन रही है, किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार करवा रही है, तो उनके लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा भी इन्हीं के द्वारा की जाती है। पॉइंट नंबर 4, वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण जिन्हें केंद्रीय राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है, उनके प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा यही करते हैं। केंद्र या फिर राज्य सरकार से किसी भी कोई भी निकाय है या फिर प्राधिकरण है, अगर उसे पैसा मिल रहा है केंद्र सरकार से, तो उसके बारे में उसका पूरा लेखा जोखा कि पैसे का कहाँ पे खर्च हुआ है, कहीं गलत जगह पे तो इसका उपयोग नहीं हुआ है, इन सब चीज़ों का जो व्यय और प्राप्तियों का लेखा परीक्षण इन्हीं के द्वारा किया जाता है। पॉइंट नंबर 5, वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी परीक्षा करता है। राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल, राष्ट्रपति मतलब केंद्र से संबंधित अगर वो प्राधिकरण है तो उसकी जो लेखा परीक्षा है वो राष्ट्रपति के द्वारा कहने पर करेंगे, या फिर राज्य से संबंधित कोई प्राधिकरण है तो उसकी लेखा परीक्षा राज्यपाल के द्वारा कहने पे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं तो स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। स्थानीय निकायों का मतलब ये है कि जैसे राज्य सरकार के अंतर्गत जितनी भी स्थानीय निकाय आ रहे हैं उनकी जो लेखा परीक्षा अगर राज्यपाल चाहें तो इनके द्वारा करवा सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिकतर क्वेश्चन में पूछा गया है, और ये सलाह भी देता है राष्ट्रपति को कि केंद्र और राज्यों का लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए, कैसा प्रारूप हो लेखा का कि अच्छी तरीके से अर्थव्यवस्था जो है वो चल सके। क्योंकि अर्थव्यवस्था का मतलब ये है कि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मुख्य रूप से कहा जाए तो लेखा के संबंधित भारत का सबसे बड़ा अधिकारी इन्हें कहा जा सकता है। तो किस प्रारूप में रखा जाए इसके बारे में राष्ट्रपति को सलाह दे सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को, जैसे 3 लेखा होते हैं मुख्य रूप से, परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, विनियोग पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। ये जो 3 रिपोर्ट हैं और राष्ट्रपति को ये प्रस्तुत करते हैं, केंद्र सरकार से संबंधित हैं। केंद्र सरकार से संबंधित 3 रिपोर्ट मुख्य रूप से राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, जिसमें पहला है विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दूसरा है वित्त लेखाओं पर लोक परीक्षा रिपोर्ट और तीसरा है सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तथा राज्य सरकारों के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। अनुच्छेद 151 के तहत दोनों लोग अनुच्छेद 151 के तहत, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, इनसे संबंधित लेखों संबंधित रिपोर्ट, अगर राज्य सरकार से संबंधित लेखा संबंधी रिपोर्ट है तो राज्यपाल को, और केंद्र से संबंधित है तो राष्ट्रपति को दिया जाता है। इन लेखा रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद के पटल पर और राज्य सरकार विधानसभा के पटल पर, जैसे राज्यपाल जो हैं वो विधानसभा के पटल पर रखते हैं, राष्ट्रपति जो है वो संसद के पटल पर इन रिपोर्टों को रखते हैं और राज्यपाल विधानसभा की पटल पर रखते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट 8, किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण करता है और इसका प्रमाणन करता है। ये कह सकते हैं कि किसी शुल्क को, किसी भी कर, अगर कोई भी प्रकार का कर अगर लगाना है तो ये शुद्ध आगमों का, शुद्ध आगम का मतलब ये है कि कर या शुल्क की प्राप्तियां जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो। कर या शुल्क की प्राप्तियां, जैसे कोई कर मिल रहा है सरकार को, जैसे सेल टैक्स मिल रहा है, इनकम टैक्स मिल रहा है, तो इन सब चीज़ों का जो प्रमाणन है यही इन्हीं के द्वारा किया जाता है। अभी हमने बताया कि लेखा संबंधित सबसे बड़े अधिकारी भारत के कहे जा सकते हैं कैग, तो इनके द्वारा ही सारी चीज़ें प्रस्तावित होती हैं और सारी चीज़ों का निर्गमन किया जाता है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट है, यह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, गाइड का मतलब दो जो प्रत्यक्षदर्शी, सामने रास्ता दिखाने वाला कि ऐसे आपको करना चाहिए, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है। लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं, जो कैग होता है लोक लेखा समिति के मार्गदर्शक होते हैं। इनकी क्या भूमिका है? भूमिका इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे महालेखा परीक्षक को खर्चों की प्राप्तियों में भंडारों तथा स्टॉक के लेखा परीक्षक की तुलना में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है, जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षक के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी परीक्षा संहिताओं तथा नियमावलियों की रचना करता है। उससे अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। और कैग को यह भी निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप से जिस प्रयोजन हेतु धन निकाले जा रहे हैं या फिर संवितरित किए जा रहे हैं, उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया हो। इन्हीं इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पैसे को जिस प्रयोग से निकाले जा रहे हैं उसी में खत्म हो और इधर उधर न जाए। गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। इस संबंध में कैग कार्यकारी एजेंसियां द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परंतु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण पत्र को स्वीकार करना होगा। इस प्राधिकार के अंतर्गत ही किया जाता है। और जो भारत की, अगर हम ये कहें कि कैग का जो है भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर संचित निधि से कोई धन निकाला जा रहा है तो ऐसा नहीं कि कैग उस पर कोई प्रतिरोध या फिर रोक सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चेक जारी कर सकते हैं, धन निकासी कर सकते हैं। कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में ही होती है। केवल कैग की भूमिका अगर पैसे खत्म हो जाएं उसके बाद ही उस पे जो लेखा की कितना निकाला गया था, कितना खर्च किया गया है, कितना बचा हुआ है, इस विषय पर होती है। यही संबंध जो है, इस संबंध में भारत के जो कैग हैं की भूमिका ब्रिटेन के कैग, जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक की शक्तियां बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि पहले अगर कोई धन निकासी हो रही है ब्रिटेन में तो कैग से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन भारत में ऐसा कुछ नहीं। भारत में आप निकासी कर लीजिए, उसके खर्च होने के बाद ही इनके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ जैसे इनकी और भी भूमिकाएं हैं, जैसे अगर हम ये कह सकते हैं कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह प्रत्यक्ष तौर पर सीएजी द्वारा ही की जाती है, जैसे दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, इन सब की जो प्रत्यक्ष तौर पर मतलब कह सकते हैं कि इन्हीं के द्वारा सीएजी के द्वारा ही लेखा परीक्षा की जाती है। लेकिन कुछ अन्य निगम लेखा परीक्षा निजीवर पेशे मतलब प्राइवेट अगर कहा जाए कि ऑडिटर के द्वारा भी कराई जाती है, जो सीएजी की सलाह पर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सीएजी पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है, उसे दोबारा रीचेक कर सकती है। लेकिन अगर सीएजी कहे तो केंद्र सरकार कोई भी ऑडिटर नियुक्त कर सकती है, जैसे उन्हें केंद्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम, ऐसे जो निगम हैं इनकी ऑडिटिंग कराने के लिए। और भी हैं, जैसे निजी लेखा परीक्षा की भी लोग अपनी नियुक्ति करते हैं, जैसे जीवन बीमा निगम हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक हुआ, भारतीय स्टेट बैंक हुआ, भारतीय खाद्य निगम हुआ। ये लोग अपने निजी लेखा परीक्षा नियुक्त करते हैं। ये सरकार बस ये होता है कि वार्षिक जो प्रतिवेदन होता है ये सीधे संसद को प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इसमें सीएजी की कोई भूमिका नहीं होती है। 1968 में ही सीएजी कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा जैसे ऑडिट बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये रही इनकी भूमिका से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब चलते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से देखिएगा और हम ये बताते चलेंगे कि कहाँ पे पूछा गया है या कितनी बार पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, भारत के सीएजी कार्य करते हैं। ऑप्शन है आपके नागरिक स्वतंत्रता के संरक्षण के रूप में, लोक वित्त संरक्षण के रूप में, सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, उपयुक्त संरक्षण के
सभी के संरक्षक के रूप में। आप लोग आंसर करें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, लोक वित्त संरक्षक के रूप में। लोक वित्त का मतलब ये है कि अगर हम इनके बारे में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के अधीन सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा। यह धन का संरक्षक होगा। उसका कर्तव्य होगा कि वह यह देखे कि भारत की या किसी राज्य की संचित निधि में समुचित विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं किया जाए। तो ये लोक वित्त के संरक्षक होते हैं। सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार जो होते हैं महान्यायवादी होते हैं। जो महान्यायवादी होते हैं सरकार के विधिक सलाहकार के रूप में होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लोकनिधि का अभिभावक किसे कहते हैं? हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया भी है कि लोकनिधि का अभिभावक किसे कहते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संसद, मंत्रिपरिषद। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कैग भी कहा जाता है, लोकनिधि का अभिभावक होता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक की कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षक को पृथक करता है और सीएजी के लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन किया गया था 1972, 1976, 1980, 1987। जब हम यहाँ पे इस पॉइंट को बता रहे थे तो उस समय हमने बताया था कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनसे कई बार एग्जाम पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1976। 1976 में ही दोनों को अलग कर दिया गया था। ठीक है, महालेखा परीक्षक की कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम 1971 के द्वारा 1976 में जो है संशोधन कर लेखांकन और लेखा परीक्षक को अलग कर दिया गया। सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति दे दी गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में अकाउंटिंग की ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया एवं नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रखा गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सेम क्वेश्चन था इसलिए हम सेम क्वेश्चन नंबर भी डाल दिए 3-3। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन यही लेवल का था, इसी से संबंधित था, लेकिन पूछने का नज़रिया अलग था, इसलिए हमने दोनों क्वेश्चंस को डाल दिया था। 1976 में ही जो अभी हमने आपको बताया कि लेखा से लोक लेखा से अलग कर दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है। ऑप्शन है आपके प्रवर समिति, प्राक्कलन समिति, प्रधानमंत्री, लोक लेखा समिति। किसका मित्र और मार्गदर्शक दोनों होता है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का जो मित्र एवं मार्गदर्शक दोनों होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती तथा अपने पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, राष्ट्रपति की संस्तुति पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा ही इसे हटाया जा सकता है। विशेष बहुमत की अगर हम बात करें तो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए समावेदन प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। ऐसा समावेदन संसद के एक ही सत्र में प्रस्तावित और स्वीकृत होना चाहिए। एक ही सत्र का मतलब है कि जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों चल रही हो उसी समय। ऐसा नहीं कि लोकसभा में इस सत्र में आपने पास करा लिया और राज्यसभा में अगले सत्र में, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों उसी सत्र में होना चाहिए और राष्ट्रपति के समक्ष भी उसी सत्र में रख दिया जाना चाहिए, तभी इनको हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? आपके ऑप्शन हैं अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 149।
तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 149। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है और संविधान के अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां भी वर्णित हैं। तो 149 में ही कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? ऑप्शन है भारत के महान्यायवादी, भारत के महाधिवक्ता, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी। अभी हमने इसका आंसर बताया है जब पिछले क्वेश्चन का विस्तृत जानकारी आपको दे रहे थे कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की, राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, संसद की। संसद की जो संविधान के अनुच्छेद 151(1) के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राष्ट्रपति के संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाया जाता है। अतः नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी जो है वो संसद के ही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया निम्नांकित में से किसके समान है? लोकसभा के अध्यक्ष, भारत के महान्यायवादी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। अभी जब हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे थे क्वेश्चन के बारे में, तभी हमने आपको बताया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की तरह विशेष बहुमत द्वारा इसे हटाया जा सकता है और इनका वेतन भी जो होता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, एकदम सही है। उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, ये भी एकदम सही है। सेवानिवृत्ति के पश्चात वह अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाते हैं, एकदम सही है। किसी भी पद पे वो नहीं रह सकते, चाहे वो राज्य सरकार का हो चाहे वो केंद्र सरकार का हो। उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकता है। पदच्युत मतलब ये है कि उन्हें पद से हटा सकता है, एकदम गलत है। इन्हें राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा ही इन्हें हटाया जा सकता है। ये रहे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में महत्वपूर्ण बातें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में भी इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। इस वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहां पे सभी वीडियोज़ के लिंक और PDF फाइल आपको एक साथ मिल जाएंगे। थैंक यू।